26th क्वेश्चन, सारथी मोबाइल ऐप सुनिए सभी ने। ये ऐप बेसिकली वो ऐप है जैसे कि हमारे इंडिया में अभी जो इन्वेस्टमेंट का एक माहौल है वो काफी ज्यादा ओपन हो रहा है। काफी सारे जो लोग हैं वो ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही चीजों को सीख रहे हैं, किसी और की हेल्प नहीं ले रहे हैं। यूट्यूब देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं पैसों को, चाहे वो क्रिप्टो में करने हो चाहे वो शेयर मार्केट में करने हो। तो ऐसे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करो तो आपके पैसे बर्बाद ना हो, पैसे डूबे नहीं। आपने किस कंपनी में लगाने हैं पैसे, किस शेयर मार्केट में किस कंपनी में लगाने हैं, कितने आपने खरीदने हैं, कब उनको बेचना है, इनकी पूरी की पूरी जो बेसिक जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करना इज दी मोटिव ऑफ द सारथी मोबाइल ऐप। ठीक बात है, अपने को क्लैरिटी है ये किस लिए आई है। ये पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सारथी। इट इज राइट। सारथी में देखो आर में रुपीस का निशान है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। सेकेंड, इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सही बात है, दोनों ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो सेबी है वो कब बना था, कौन सी ये बॉडी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1992 में ये बनी थी। क्या सबसे पहले तभी ये आई थी? 1988 में ये बनी थी पहले, उस टाइम इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बट 1992 में एक एक्ट आया, सेबी एक्ट, जिसके तहत इसकी जो पावर्स हैं उनको डिफाइन कर दिया गया। कोई नहीं, बाहर से कर देंगे तो ठीक है, क्लैरिटी है अपने को। सेबी कैसी बॉडी है, सेबी का काम क्या रहेगा नॉर्मली? शेयर मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, इन सभी को रेगुलेट करना। सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट, आरबीआई रेगुलेट्स द मनी मार्केट, IRDAI regulates the insurance market, PFRDA regulates the pension market। याद रहेगा सभी को, इन सब की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए हमें। इज आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी? इज आरबीआई ए स्टैट्यूटरी बॉडी? यस, आफ्टर द एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1935। 5 या 4? एक्ट 4 है, बना 35 में था। चलो, ये क्लैरिटी सभी को इस क्वेश्चन की। बाद में करवा लेंगे, बाद में कर देना सर आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। न्यू स्टार्ट ट्रीटी सीन इन न्यूज इज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? यूएसए एंड रशिया। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी, और ये कब आई थी और ये न्यूज में क्यों थी? देखो, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रशिया ने बोला है कि इस ट्रीटी को, जो कि 2021 में खत्म हो गई थी, उसको अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो ट्रीटी है अभी अगले 5 साल के लिए और है, 2026 तक ये चलेगी, इसलिए ये न्यूज में थी। अब क्वेश्चन आता है कि ये आई कब थी? 2011 में ये आई थी। 2011 से लेकर 2021 तक का इसका टेन्योर था, 10 साल के लिए। एक तो ये चीज, साथ में ट्रीटी है क्या, इसका मकसद क्या था? स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक रिडक्शन आर्म्स ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जितने भी ऐसे इनके पास वेपन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जा सकती हैं, इतनी उनकी रेंज होती है, अराउंड 7000 किलोमीटर, अराउंड 8000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। अगर रशिया और यूएसए के बीच में अटैक हो जाता है तो यूएसए अगर अपनी धरती से भी मिसाइल लॉन्च करता है तो वो यूएसए में जाकर गिरेगी, क्योंकि उसकी रेंज ही इतनी ज्यादा है। तो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ऐसे रडार वेपन्स, ऐसे क्रूज मिसाइल्स, ऐसी सबमरीन्स जो कि रशिया के पास अगर हैं तो यूएसए को थ्रेट है, और अगर यूएसए के पास है तो रशिया को थ्रेट है।
इसीलिए दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अगले कुछ सालों में जो अपने पास आर्म्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे, ताकि एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से हमें थ्रेट ना फील हो। 1991 में पहली बार ट्रीटी आई थी, स्टार्ट ट्रीटी के नाम से इसका नाम था। 1991 से लेकर 2009 तक ये चली थी, अराउंड 19 to 18 ईयर्स। लेकिन फिर दोनों को लगा कि अगर ये ट्रीटी चली गई तो फिर दोबारा से इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि इनको अपने वेपन्स डिक्रीज करने हैं, रिड्यूस करने हैं। इसीलिए दोबारा से ट्रीटी को नया नाम दिया गया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, कि नए तरीके से शुरू करेंगे। 10 साल के लिए इसका टेन्योर रखा गया। ठीक बात है। तो ये मिसाइल, ये जो ट्रीटी है वो कैसी है, स्टार्टिंग में कब आई थी, पहले कितने साल के लिए आई थी, फिर दोबारा से न्यू स्टार्ट ट्रीटी कब आई, कितने साल के लिए आई, मकसद क्या था इसका, दोनों कंट्रीज कौन कौन सी है जिनके बीच में साइन हुई है। सभी क्वेश्चंस के आंसर है हमारे पास। हाँ जी, फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रैटेजिक आर्म्स होते हैं बेसिकली आपकी मिसाइल, सबमरीन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रॉयर या क्रूजर्स। इसमें एक टर्म बेसिकली यूज की गई है SOA, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स बेसिकली वही है कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी कंट्री में जाके, और जिनको हम लॉन्च करते हैं बाय SNDVs, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स। यहाँ देखो, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स लास्ट वाली लाइन में। मिसाइल्स भी, और साथ में इन मिसाइल्स को जो रॉकेट्स, जो इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं उनकी भी हमें रिडक्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैम जेट इंजन हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके रॉकेट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूल हो गया। जो भी चीजें मिसाइल में यूज होती हैं वो भी हमें कम करनी है, हमें इनके पेलोड कम करने हैं, और स्पेशली हमें वो वेपन्स कम करने हैं जो कि कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। फुल फॉर्म सभी को क्लियर है, एवोल्यूशन पूरा क्लियर है सभी को, मकसद क्या है और कब आई थी कब नहीं आई थी, न्यूज में क्यों, ये भी सभी को क्लियर है। ठीक है, चलो देखो, इसमें एक ये लिखा हुआ है कि 5500 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी आपके पास ICBMs हैं उनको आपको खत्म करना है। मिसाइल्स के टाइप होते हैं, कोई शॉर्ट रेंज होती है, कोई मीडियम रेंज होती है, कोई इंटरमीडिएट रेंज होती है, और कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो कितनी शॉर्ट, लेस देन 50 किलोमीटर, चंडीगढ़ से अंबाला 1500, लेस देन 1000, less than 1000 is for short range missiles, 1 to 3000 is for the medium range, 3000 to 5000 intermediate range missile, और 5000 से ऊपर क्या हो जाती हैं आपकी ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या इंडिया के पास ICBMs हैं? कौन सी है? अग्नि 5। अग्नि 5 इज द ICBM मिसाइल। अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 1 की रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर है अग्नि 1 की रेंज। अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000, और अग्नि 5 आपका 5000, विच कैन गोज अप टू 6500 किलोमीटर्स। ज्यादा भी हो सकती है, हाँ, शो नहीं करते, सही बात है। जितनी इंफॉर्मेशन मिसाइल्स के बारे में अपने पब्लिक डोमेन में है हमें उतना ही पता होना चाहिए। अगर किसी का भाई बहन DRDO में लगे हुए हैं तो उन्हें इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखनी है, सही बात है। चलें आगे, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आ जाओ। विद रेफरेंस टू चकमा एंड हजोंस, ये ऐसी कम्युनिटीज हैं, हाँ जी,
ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि हमेशा न्यूज़ में रहती ही रहती हैं। कभी ये सुप्रीम कोर्ट जा रखे होते हैं कि हमें क्या दे दो, सिटीजनशिप दे दो। कभी ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें सिटीजनशिप दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं कभी कभी, तो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो कि क्या स्टार्टिंग से ही इंडिया में थे या फिर ये कहीं बाहर से आए हैं? ये बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? ये म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। म्यांमार या बांग्लादेश या दोनों? ये बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश में एक जगह है आपका चिट्टागोंग ट्रैक्ट। चिट्टागोंग हम लोगों ने पोर्ट का नाम भी याद किया था बांग्लादेश में, मेड बाय चाइना। चलो, तो चकमा और हजोंग दोनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, दोनों के रिलीजन अलग हैं, दोनों के इंडिया में आने के मकसद अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर इंडिया में आकर बसे हैं। जो चकमाज हैं वो कौन है आपके लिए? रिलीजन क्या है उनका? बुद्धिस्ट। हजोंग्स कौन है? हिंदूज। एच से हजोंग, एच से हिंदू, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा बुद्धिज्म वाले हैं और कौन से हिंदुइज्म वाले हैं। जो चकमाज हैं हमारे, वो आए हैं बांग्लादेश से। वहां पर एक रिवर है जिसके ऊपर एक डैम बना था जिसका नाम था काप्ताई डैम, KAPTAI। काप्ताई डैम बना था, वहां से लोगों को काफी डिस्प्लेस कर दिया गया था उस टाइम पर। अगर इंडिया में भी एक डैम बने, डैम के बनने का मतलब क्या होता है? आपने पीछे रिजर्वायर क्रिएट किया है, नदी आराम से अपना रास्ता फॉलो कर रही थी, आपने पीछे बैरियर लगा दिया, अब पीछे रिजर्वायर क्रिएट हो रखा है, तो पिछले वाले एरिया में जो भी लोग रह रहे होंगे उनको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाय चांस अगर जो रिजर्वायर है उसमें बारिश की वजह से ज़्यादा पानी आ जाए तो फ्लड आएगी उस एरिया में, लोगों को जान माल की हानि सहनी पड़ेगी, सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, हम लोग पहले से ही लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया काप्ताई डैम बनने की वजह से। हमारे यहाँ पर सरदार सरोवर डैम जब बना था, कौन से रिवर पर है वो? नर्मदा रिवर पर। इतने सारे लोग नर्मदा रिवर में बिल्कुल उसके बीच में खड़े होकर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हमें आप यहाँ से मत निकालिए बिकॉज ऑफ दिस डैम। फिर भी उनको वहां से निकाल दिया गया था। इसके लिए प्रोटेस्ट चलाया था मेधा पाटेकर जी ने, तो ये भी काफी फेमस पर्सनालिटी है हमारे लिए। तो वहां से ही लोग यहाँ पर इंडिया में आए हैं। ये बेसिकली जाकर बसे हैं अरुणाचल प्रदेश वाली जगह पर, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में। आपको हर जगह की कुछ ना कुछ प्रपोर्शन मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही स्टेट में ये बसे हुए हैं। जो हजोंग है आपके, वो है हिंदूज। जो आपका बांग्लादेश है, पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। मेजोरिटी पॉपुलेशन कैसी थी? मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो बिकॉज ऑफ द रिलीजियस परसिक्यूशन कि वहां पर हिंदूज को खतरा है, इसीलिए वो लोग वहां से जाकर यहाँ पर आ गए थे। तो जो रीजन है दोनों कम्युनिटीज के आने के, वो अलग अलग है। आए दोनों एक ही जगह से, चिट्टागोंग वाले एरिया से आए हैं। ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट में ही आपको मिल जाएंगे काफी ज्यादा मात्रा में। वेस्ट बंगाल में आपको ये मिल जाएंगे। अब तो ये दिल्ली वाले एरिया तक भी आपको मिल जाते हैं। जैसे रोहिंग्याज हैं। रोहिंग्याज कौन से नेशन से आए हैं? म्यांमार से आए हैं। उनका बेसिकली रीजन क्या था? रीजन पूछा है मैंने। रीजन इज ethnic cleansing, religious persecution. Myanmar is a Buddhist country. They belong to the Muslim religion, है ना? तो ये सब चीजों की वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया था। They are not now considered the citizen of Myanmar. They are not a citizen of Myanmar according to Myanmar government. पढ़ो जरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कहता है? The Chakmas are Buddhist by faith and the Hajongs are Hindus. सही है। सेकेंड, दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। नहीं, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फिर ये? वेस्ट बंगाल या फिर कंट्रीज भी तो हो सकती हैं। म्यांमार में भी आपको ये मिलेंगे, आपको ये बांग्लादेश में भी मिल जाएंगे। अभी भी बहुत सारे वहीं पर रह गए थे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी है रिगार्डिंग दिस चकमा एंड हजोंग्स। ठीक बात है। ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर? A1 ओनली। अब इनका कहना सिर्फ इतना है कि आप हम लोगों को सिटीजनशिप दे दीजिए ताकि हम लोग भी वोट देने के अधिकार के अंडर आ जाए।
हम लोग यहाँ पर 1971 से रह रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं जिनको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल गई है ना, बाय बर्थ है ना इंडिया में एक कंसेप्ट, तो कुछ को तो मिल गई है उनके बच्चों को, लेकिन जो अभी भी पुरानी जनरेशन वाले हैं वो भी नाउ दे आर दी नॉन सिटीजन्स, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड दी सिटीजनशिप। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इन्हें, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को भी कहा था कि हम आप लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा था कि जल्दी से जल्दी इस पूरी प्रोसीजर को आप खत्म कीजिए। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which country has become the largest producer of gherkins? gherkins बेसिकली होते क्या हैं आपके, कौन से ककम्बर्स, पिकल्ड, जिनको आप विनेगर में रखते हैं, जिनका अचार टाइप सा बनता है। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन गया है रिगार्डिंग दी घेरकिन्स, और ये सिर्फ और सिर्फ 2021 का जो हमारा ईयर है उसके लिए वैलिड है, अगले साल कोई और कंट्री भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है जब भी पेपर आप भरो तो उस टाइम पर रिसेंटली कौन सी कंट्री टॉप पर है या बॉटम पर है वो याद होना चाहिए। हम सभी को पता है घेरकिन्स क्या है। इंडिया में इनकी कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है, क्वेश्चन ये है। कर्नाटका में होती है, ठीक बात है, और कहीं भी होती है। कर्नाटका जैसा क्लाइमेट और कहाँ पर मिल जाएगा आपको, केरला मिल जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश मिल जाएगा ये वाला क्लाइमेट यहाँ पर। क्या इनको उगने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, मॉडरेट चाहिए होगा, रेनफॉल कैसी चाहिए होगी, कर्नाटक में बहुत रेनफॉल होती है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम महाराष्ट्र का टॉप टू केरला का बॉटम, वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे पास, रेनफॉल वेस्टर्न घाट से सबसे ज्यादा होती है, तो स्टेट से सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हाँ या ना, होनी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी वो, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स का ये वाला एरिया है दैट्स कॉल्ड द लीवर्ड साइड, वहां पर बारिश नहीं होती है ज्यादा। तो कर्नाटका का जो आपका मेजर पोर्शन है दैट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जहां पर बारिश नहीं होती है ज्यादातर। कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन तमिलनाडु हो गया, इन सबको मेजरली जो रेनफॉल प्राप्त होती है वो कब होती है, ड्यूरिंग दी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जो गर्मियों में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि डायरेक्शंस ऑफ द विंड्स इज साउथ वेस्ट। ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, डी इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन एनपीटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट साइंड द एनपीटी, इंडिया, इजराइल, साउथ सुडान या फिर पाकिस्तान। क्या रहेगा आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन ये है ही नहीं। आप लोग मुझे बताओगे एनपीटी कब फोर्स में आई थी, 1968, 1970, 1968 में इसको ओपन किया गया था रैटिफिकेशन के लिए, 1970 में ये फोर्स में आ गई थी। ठीक बात है। एनपीटी अब है क्या, क्वेश्चन भी ये है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हुआ क्या था 1968 में, 45 में नागासाकी और हिरोशिमा पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए तो सभी कंट्रीज को ये डर था कि ये जो बॉम्ब्स हैं ये उनके ऊपर भी गिर सकते हैं। सभी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग एक ट्रीटी साइन करेंगे जहां पर हम क्या बोलेंगे कि
जिन नेशंस ने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस डेट 1 जनवरी 1967 के बाद कोई भी कंट्री किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगी, न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी, उन वेपन्स को आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगी। तो जो पूरा वर्ल्ड है एनपीटी के थ्रू 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक थे आपके एनडब्ल्यूएस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले सारे के सारे वेपन्स अपने टेस्ट कर लिए थे। दूसरा भाग था वर्ल्ड का एनएनडब्ल्यूएस नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिन्होंने उस डेट के बाद, उस डेट से पहले वेपन्स को टेस्ट नहीं किया है। ठीक बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस डेट से पहले कौन से ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने टेस्ट कर लिया था। P5 कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। यूएसएसआर था उस टाइम पे, चलो ठीक बात है। तो अब सभी कंट्रीज ने सोचा कि, और ये एक क्लॉज और डिसाइड किया गया कि जो भी एनडब्ल्यूएस है वो किसी भी तरीके से एनएनडब्ल्यूएस को न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए आप लोगों को यूरेनियम देंगे, बाकी मिलिट्री पर्पसेस के लिए देयर वुड बी नो क्लॉज। सही बात है। तो एनपीटी के थ्रू क्या प्रोविजंस थे ये हम लोगों ने देखा। वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, डेट हम लोगों को ध्यान में रखनी है, और साथ में ये बोला गया था कि कोई भी एनएनडब्ल्यूएस को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए यूरेनियम का ट्रेड किया जाएगा। देखो ये चीज थी। अब जो कंट्रीज ने टेस्ट नहीं किया था उन्होंने ये कहा कि जो डेट आपने रखी है ये किससे पूछ के रखी है ना। आप लोगों ने 5 ने डिसाइड कर लिया, आपस में डेट रख दी, हमसे तो पूछा नहीं आपने। और आपकी रखी हुई डेट को मैं क्यों मानूं। जैसे इंडिया है, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने तो फिर भी साइन कर दिया था इसको, वो बाद में विड्रॉ कर लिया उसने। इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ सुडान हो गया आपका, इन्होंने मना कर दिया था कि हम साइन नहीं करेंगे। तो ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम लोग एनपीटी को साइन नहीं करेंगे। इन सभी की डिमांड्स को मानते हुए एनपीटी के मेंबर्स ने डिसाइड किया था ये कि कोई बात नहीं, अभी आप एक काम करो कि अगर हम लोगों ने इसमें कोई भी डेट नहीं रखी है कि इस डेट तक आते आते हम लोग अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे। एक क्लॉज ये भी था उसमें, ये बोला गया कि एनडब्ल्यूएस में धीरे धीरे करके अपने आर्म्स को रिड्यूस कर देंगे, धीरे धीरे करके कर देंगे, लेकिन कब तक करोगे ये नहीं बताया। इंडिया कहता भाई कोई डेट भी तो देगा कि इस टाइम तक मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या वेपन्स हैं तुम्हारे पास तो तुम मना कर दो। चाहे 20 साल ले लो, चाहे 25 साल ले लो, चाहे 30, चाहे 50, चाहे 65, कितने, एक टाइम लिमिट तो दो। कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। बोला गया कि ग्रेजुअली डिसआर्म करेंगे। ग्रेजुअली का मतलब किसी को नहीं पता अब, है ना। ग्रेजुअली तो क्या, कछुए की चाल भी हो सकती है, खरगोश की चाल भी हो सकती है। और फिर ये सब जब प्रोटेस्ट होने लग गए तो सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो ये ट्रीटी बनाई है दैट मे बी डिस्क्रिमिनेटरी, बट आप हम लोगों को 25 साल दीजिए, 25 साल के बाद हम इस एनपीटी को दोबारा रिव्यू करेंगे। 1970 में ही आया था, 1995 में दोबारा से रिव्यू कॉन्फ्रेंस होनी थी। इंडिया गया बड़े अच्छे तरीके से कि भाई हाँ अब कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा, हम भी जो है एनडब्ल्यूएस में काउंट किए जाएंगे, हमें भी लीगल अथॉरिटी मिली जाएगी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इसमें कोई भी, इस पूरी कन्वेंशन में ये बोला गया 1995 में कि जो अग्रीमेंट 1970 में लॉन्च किया था सेम अग्रीमेंट ही आगे अगले सालों के लिए भी हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं, और अगले 25 से अगले 30 साल ये भी नहीं बता रहे, फॉर एवर यही ट्रीटमेंट, यही अग्रीमेंट चलेगा। और 1995 में उस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद एक और ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम क्या था, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया क्योंकि वो भी कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात नहीं कर रही थी। इंडिया की हमेशा से पॉलिसी क्या रही है, कंप्लीट डिसआर्मामेंट की, कि या तो सबके पास रहेंगे वेपन्स या किसी के पास नहीं रहेंगे।
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंट्रीज हैं आपकी, इंडिया, इजराइल, साउथ सुडान और पाकिस्तान। इन्होंने इस पर साइन नहीं किया था, और नॉर्थ कोरिया भी इनमें 5वीं कंट्री है। नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन कर दिया था बट बाद में विड्रॉ कर लिया था अपना सपोर्ट। एनपीटी सभी को क्लियर है? क्या उसके प्रोविजन है? डेट क्या है? डेट पर क्वेश्चन आता है कि किस डेट से पहले जिस कंट्री ने टेस्ट कर लिए थे वेपन वो ही एनडब्ल्यूएस कहलाएगी। दैट डेट इज 1 जनवरी 1967। ठीक बात है, चलें आगे। चलो, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी 1, 2 एंड 3, 4। हु वॉन दी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? पहला है आपका GIDM, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड सेकेंड इज विनोद शर्मा। बोथ। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस हम कौन सा डे मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और वो डे कौन सा है? 23, 24, 23, 24, 25, 23 जनवरी। क्वेश्चन ये भी आता है। और इस डे को हम लोगों ने अभी से ही मनाना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी साल से शुरू किया है। ठीक बात है। चलो, तो दोनों को मिला है और नाम से क्लियर है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार है कि कोई भी डिजास्टर अगर आई होगी तो आपने कितने अच्छे तरीके से उसको टैकल किया है, डील किया है, कैसे आप लोगों की हेल्प करी है थ्रू फाइनेंशियल हेल्प, है ना, या फिर आप लोगों को इवैक्यूएट करवाया है। तो काफी सारा इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नजफगढ़ झील विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। नजफगढ़ झील है कहाँ पर है? पहली बात तो ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है। न्यूज में क्यों थी ये? क्योंकि साफ करने के लिए। किसने कहा है हमें साफ करने के लिए इसे? एनजीटी ने। एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट्स को ये बोला है कि आप ये जो लेक है उसको साफ कीजिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है हमारे लिए। और वेटलैंड्स पर डिपेंडेंट कौन से स्पीशीज रहते हैं? मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं मेनली। और वो बर्ड्स उनको हम क्या कहते हैं? वाटर फाउल बर्ड्स। जैसे आपके सारस हो गया, हंस हो गया, है ना, तो वो सारे वाटर फाउल बर्ड्स। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे जरा। इट इज ओरिजिनेटेड इन दी अरावली हिल्स। क्या अरावली हिल से निकलती है ये? ट्रू है। सेकंड, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। सही है। क्या रहेगा आंसर इसका? बोथ। पूछा क्या है आप लोगों से? इनकरेक्ट। तो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। चलो नेक्स्ट आएंगे। विद रेफरेंस टू क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड देखे आप लोगों ने? रियल लाइफ में नहीं, वैसे मूवीज वगैरह में। रियल लाइफ में देखोगे, एक ही बार देखोगे बस, यहाँ बैठे बैठे होगे तो फिर। इनका नाम है क्यों क्लाउडेड लेपर्ड? बिकॉज ऑफ देयर स्किन पे व्हाइट कलर है, स्किन पे व्हाइट पैचेस है। ठीक बात। चलो लेपर्ड तो हम लोग करेंगे अभी। पहले आप लोगों से पूछूंगी मैं कि एशियाटिक चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। भाई इंडिया में तो है ही नहीं ना वो। और अफ्रीकन चीता वल्नरेबल। इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में हम लेकर आएंगे एशियाटिक चीतास को?
कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। कहाँ से लेकर आएंगे? नामीबिया से हैं। हाँ, टोटल 50 लेकर आएंगे। अभी एक आ जाए, 50 हमारे पिछले 5 सालों से आ रहे हैं। आ जाओ। पहला, इट इज ओनली फाउंड इन दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ओनली आ गया। कौन से होते हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। अरे बरे कहाँ कहाँ पर मिलते हैं इंडिया में ये? वेस्टर्न घाट्स पर मिलते हैं, अंडमान निकोबार मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, मेघालय वाले एरिया में। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट सही मानूं गलत मानूं? ये आपको बहुत जगह मिल जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन में मिल जाएंगे, डेसिडुअस में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है। सेकेंड, द IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। सही है गलत है? सही होना चाहिए। देखो, अब इतनी सारी स्पीशीज हम लोगों ने कर ली है, सबका स्टेटस ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, इसीलिए आप इनको थोड़ा सा कुछ स्टोरी फॉर्म में याद कर लेना। स्टोरी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं आप लोग? स्टोरी फॉर्म में, निमोनिक फॉर्म में, या कुछ भी लिंक करके किसी भी चीज के साथ में। जैसे लेपर्ड है, लेपर्ड में आपके वॉवल्स आ रखे हैं, ई और ओ। वल्नरेबल में भी यू है, वॉवल है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है और मुझे याद है अभी तक पिछले 3 सालों में। हम लोगों ने एक बार वो भी किया था, ऑलिव रिडले टर्टल्स। वो किस में था? वो वल्नरेबल में था। टर्टल्स में यू था, वल्नरेबल में भी यू है। डॉल्फिन हम लोगों ने की है। डॉल्फिन में, डॉल्फिन का स्टेटस क्या है? वो एंडेंजर्ड है, उसमें ओ और यू नहीं आ रहा। डॉल्फिन में एन है, उसमें एंडेंजर्ड में एन है। याद ऐसे ही होंगे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अदरवाइज 9 कैटेगरीज हैं। चलो लास्ट की 5 तो एज इट इज ही, मतलब फालतू हैं वो तो। इंपॉर्टेंट पहले ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल ही है। ये वल्नरेबल हो गया है। हाँ, 2 वोवल्स आ रहे हैं। हाँ, मैं तो बता ही रही हूँ, आंसर तो यही है। आंसर तो बी सही है। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं तो। क्या रहेगा ऑप्शन आंसर? B2 ओनली। ठीक है। और कुछ चीज इसमें इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अलावा, पहली बात तो इंडिया में कहाँ मिलते हैं और इंडिया के अलावा कौन कौन से कंट्रीज में मिलते हैं, क्वेश्चन ये। देखो जरा स्टेट्स इंडिया में कौन कौन से हैं। देखो ये मेनली आपको मिलेंगे आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स में और हिली स्टेट्स में। हिमाचल, उत्तराखंड वाले एरिया में आपको ये मिल जाएंगे बहुत इजीली। सिक्किम में आपको ये मिल जाएगा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक बात है। और क्या सिर्फ इंडिया में ही है ये? नहीं, इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ पर है? इंडिया के लगते हुए कंट्रीज, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार वाली साइड हो गया। ठीक है, तो इनका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है, इनका IUCN स्टेटस क्या है, इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, और साथ में कि ये न्यूज में क्यों थे और ये रहते कहाँ है, न्यूज में क्यों थे ये। अभी इनको बहुत टाइम बाद स्पॉट किया गया था इन दी सिक्किम एरिया, तो ये काफी इसलिए न्यूज में थे। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडेक्स है, कौन रिलीज करता है, इंडिया का रैंक क्या है, कौन रिलीज करेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या है, NGO है या क्या है ये NGO है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? लंदन। हेडक्वार्टर क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कौन सी कंट्री? जर्मनी। यस, जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर। दूसरा, इंडिया रैंक्ड 86 अमंग 180 कंट्रीज इन द करंट इंडेक्स।
यस वाले कितने 86, 85 नहीं है, मैं तो पूछ रही हूँ आप लोगों से। 86 ही है, 5 है 6 है? 86 पहले था, अब है 85। क्या ये हर साल रिपोर्ट आती है? हर साल इंडेक्स आता है ये? तो 2020 में कितना था हमारे लिए? 86। 2019 में कितना था? 80। और अभी कितना है? 85। टोटल कंट्रीज कितनी है? 180। तो इंडेक्स किसने रिलीज किया है? क्यों न्यूज में था? इंडिया का रैंक पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, विच कंट्री टॉप्ड दिस इंडेक्स? डेनमार्क। और विच कंट्री इज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स? पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, अफगानिस्तान। हर जगह अफगानिस्तान नीचे ले जाओ तुम। हैप्पीनेस क्या नहीं रही उसकी जिंदगी में, तुम तो पीछे ही पड़ गए बेचारे के। और बताओ। इराक वगैरह होंगे। इंडिया का स्कोर कितना है टोटल 100 में से? इसमें 40। ध्यान रखना, पेपर में स्कोर पूछा है या फिर रैंक पूछा है, इंपॉर्टेंट है चीज याद रखनी। तो इंडिया का स्कोर है आपका टोटल 40, 40। और इसमें सबसे नीचे कौन है आपका? साउथ सुडान, हैविंग द स्कोर ऑफ 11। 100 में से 11 नंबर आए हैं। और जो टॉप पर है डेनमार्क, उसे कितने नंबर आए हैं? 3 कंट्रीज ने टॉप किया है। हाँ, 3 कंट्रीज ने टॉप किया, सभी के मार्क्स सेम है, 88 है। डेनमार्क है और आपका फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप किया है विद द सेम स्कोर्स। ठीक बात है। टॉप देख लिया, बॉटम देख लिया, इंडिया देख लिया, रैंक देख लिया, स्कोर देख लिया, किसने रिलीज किया है ये देख लिया। और देखो, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है बेसिकली। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? कि आपको लगता है ऐसा। करप्शन है या नहीं है ये बहुत दूर की बात है। आपको लगता है करप्शन होगा। आपके दिमाग में चीज है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गए तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। भले ही आप गए, भले ही आप तक गए नहीं है आप, लेकिन आपको लगता है ऐसा। तो सिर्फ लोगों से पूछा गया है, करप्शन एक्चुअल में है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं इस इंडेक्स का। इसीलिए इंडिया क्या कहता है कि हम इस इंडेक्स को नहीं मानते, क्योंकि आपकी जो मेजर करने की मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल गलत है। तो इंडिया ने रैंक पहले ही कमाया है, तो अगर अच्छा आता तो कहता कि यहाँ सबसे बेस्ट इंडेक्स यही है। मजा ही आ गया पढ़ के। नेक्स्ट आ जाओ जरा। रिसेंटली दरवाजा गैस क्रेटर, also known as gateway to hell, was in the news. It is located in which of the following countries? तुर्कमेनिस्तान। ओके, न्यूज में क्यों था ये कोई बताएगा मुझे? इसको बंद कर दिया गया है। उसको बंद करने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने कहा है कि हम लोग अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन इससे आग बुझाकर रहेंगे। पिछले 50 साल से एक ऐसा क्रेटर, एक ऐसा गड्ढा है ये बेसिकली, जहां पर आग लग रही है, ऐसा दिखता है। गेटवे टू दी हेल। नरक है तो धरती पे ही है, स्वर्ग है तो धरती पे ही है। ये कहां पर आपको मिलेगा? तुर्कमेनिस्तान। दरवाजा जो है वो जगह का नाम है, दरवाजा ये गेटवे से मत सोच लेना फिर, ठीक है। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसको इस आग को खत्म करने की जो पूरी कोशिशें हैं वो तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट करनी शुरू अब कर चुकी है।
यहाँ पर आग लगी कैसे है, क्यों लगी है, इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनमें क्या लिखा है हमें फर्क नहीं पड़ता। तुर्कमेनिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि रशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रेटर, फॉर दिस फायर, कि इन्होंने कोई ऑयल फील्ड के लिए कोई माइनिंग वगैरह करनी शुरू करी थी और गलती से कुछ चीजें हैं जो कि इनसे हिट हो गई थी और अल्टीमेटली यहाँ पर आग लगनी शुरू हो गई थी। तो पिछले 50 साल से यहाँ पर आग लग रही है। 1971 की बेसिकली सारी बातें हैं ये। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही है कि नहीं सही है हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये न्यूज में क्यों था और ये कहाँ पर लोकेटेड है। आ जाओ नेक्स्ट। With reference to NEET, National Education Alliance for Technology, consider the following statements. First, the project is by Ministry of Science and Tech. Yes or no? No. Why no? तो फिर कौन सी मिनिस्ट्री है बताओ तो मुझे। Ministry of Education is the responsible ministry. Second, it aims to help students from socio-economically disadvantaged communities enroll for courses taught by the edtech companies. पहली बात तो what do you mean by the edtech companies? अनअकैडमी हो गया, CBL हो गया, और सारी वो बायजूस हो गया, वो सारी कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर एजुकेशन को काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कई फ्री में करती हैं, कई पैसे लेकर करती हैं। ठीक है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द एडटेक कंपनीज। अब ये नीट का 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है बेसिकली, कि जहां पर सरकार और ये सारी कंपनीज मिलकर उन बच्चों के लिए काम करेंगी जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, जिनके पास स्कूल में जाने के पैसे नहीं है, फीस भरने के पैसे नहीं है, जो कि ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में अगर हमें एजुकेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो भी कोर्सेज यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब एडटेक कंपनीज पढ़ाती हैं, वो इन लोगों को फ्री में दिए जाएंगे। चाहे वो आपके पेपर की तैयारी करनी हो, चाहे वो किसी स्कूल का होमवर्क करवाना हो, ये सब चीजें उनको फ्री में दिलवाई जाएंगी। ठीक बात है। तो दिस इज दी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और इन कंपनीज का एक कोलैबोरेशन है ये। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर? 2 ओनली, बी। ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री। और इंप्लीमेंट कौन करेगा इसे? देखो लिखा हुआ है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट, consider the following statements regarding the SSLV, small satellite launch vehicle. क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इसके अलावा और कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं। एक है आपका PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा है आपका GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन दोनों में से कौन सा ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि ज्यादा वेट को कैरी कर सकता है? GSLV। गगनयान जो मिशन है हमारा, जिसको हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बोलते हैं, वो किसके थ्रू जाएगा? GSLV के थ्रू। अब दूसरा क्वेश्चन, PSLV कितनी स्टेज का लॉन्च व्हीकल है? 3 या 4? अगर 3 है तो कौन कौन सी स्टेज है वो पूछूंगी मैं आप लोगों से। पहली स्टेज, PSLV इज अ 4 स्टेज व्हीकल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। ठीक बात है। GSLV इज ऑफ 3 स्टेज। पहला सॉलिड रॉकेट मोटर्स, सॉलिड फ्यूल। सेकेंड
लिक्विड फ्यूल, एंड थर्ड इज दी क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में कौन कौन सी गैसेस को हम लोग यूज करते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन को भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों गैसेस का यूज किया जा सकता है इन दी क्रायोजेनिक इंजन्स। इंडिया यूज करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर और एट वेरी लो टेम्परेचर? एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर आपने पानी से गैस बनानी है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट वाटर से वाटर वेपर, तो आप टेम्परेचर कैसा करोगे? बढ़ाओगे, कम करोगे? बढ़ाओगे। लेकिन अगर आपने उल्टा आना हो, वाटर वेपर से गैस से लिक्विड में आना हो, तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर कम करोगे। तो टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाए, तो दैट इज बेसिकली आपका क्रायोजेनिक इंजन। अगर आपने गैस को लिक्विफाई कर लिया तो वो कम जगह घेरेगा, और जब आप उसको ऊपर फ्लाइट में लेकर जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस दोबारा, जो लिक्विडफाइड गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दोबारा से गैस में। तो गैस अगर वो बन गई है तो वो एरिया क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी तो वो निकलने के लिए जगह ढूंढेगी। जगह ढूंढेगी तो हम उसको एग्जॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एग्जॉस्ट से वो तेजी से निकलेगी, रॉकेट भी आपका ऊपर तेजी से जाएगा। यही मैकेनिज्म है पूरा का पूरा इसका। न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है इसमें? थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जॉस्ट निकल रहा है और जब पर रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पीएसएलवी 4 स्टेज सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, जीएसएलवी 3 स्टेज सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। कौन सी गैस है, कितने टेम्परेचर पे, ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन इज एट व्हाट टेम्परेचर? होमवर्क लिखो। क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन कौन से टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है? क्रायोजेनिक, CRYOGENIC, GENIC। हाँ बस ये दो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। -183 किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए या ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन के लिए। -273 इज फॉर हाइड्रोजन। चलो अब इसको पढ़ो जरा। तो ऐसी क्या कमी है दोनों चीजों में जिसकी वजह से हमें एक नया व्हीकल लेकर आना पड़ रहा है? क्यों लेकर आ रहे हैं हम लोग SSLV? सस्ता है, वो तो हम पे डिपेंड करे, सस्ता महंगा तो। स्मॉल है, पोर्टेबल तो नहीं कह सकते, बट इट इज इजीली इंस्टॉल्ड, इजीली इंस्टॉलेबल। जो आपका PSLV है, जो कि अराउंड 1000 kg का वेट अपने साथ लेकर जा सकता है, उसको बनाने के लगते हैं आपको अराउंड 2 से 2.5 महीने। और जो SSLV है, जिसका क्या स्पेसिफिकेशन हम करेंगे कि ये कम से कम 500 kg का वेट अपने साथ लेकर जा सकता है, इसको बनाने में लगते हैं अराउंड 3 डेज। तो बहुत कम टाइम में हम ऐसा व्हीकल बना सकते हैं जो कि सैटेलाइट्स को ऊपर लेकर जा सके। ये उन सैटेलाइट्स के लिए है जिनका वेट कम है, जैसे क्यूबसैट्स हो गए, नैनोसैट्स हो गए, जिनका वेट काफी कम होता है ना, स्पेशली फॉर दी आपका रिसर्च। जैसे कई इंस्टीट्यूट्स के बच्चे बनाते हैं सैटेलाइट, हम लोगों ने बनाई, आप लॉन्च कर दीजिए, तो उनके लिए हम स्पेशली PSLV तो लेके नहीं आएंगे। उनके लिए क्या है ये SSLV, जो कि छोटे वेट के सैटेलाइट्स को लॉन्च इजीली कर सकता है, उनको बनाने में बहुत हमें टाइम भी कम लगता है। इसीलिए वी नीडेड अनदर व्हीकल, क्योंकि हमें टाइम बहुत लग रहा था GSLV और PSLV में। ठीक बात है, क्लैरिटी है सभी को। अब आओ जरा इसकी आगे। इट इज अ 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल। जैसे PSLV 4 स्टेज है, वैसे SSLV क्या रहेगा? 3 स्टेज रहेगा। ऑल सॉलिड है आंसर इसका या नहीं? नो, इट इज ऑल सॉलिड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, it can carry satellites weighing up to 500 kg to a low earth orbit.
इसका आप लोगों ने वेट ध्यान में रखना है। और बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय एलईओ? अरे मतलब भाई, मतलब डेफिनेशन चाहिए। जो कम हाइट पे है। वाओ, हाइट कितनी है बता दो बस मुझे, फिर मैं मान जाऊंगी। 400 500 अराउंड आपका 1000 किलोमीटर से नीचे नीचे। बट मेनली हम लोग 500 600 700 इनको मानते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में। हमने कब किया था लो अर्थ ऑर्बिट का? हमने कौन सी सैटेलाइट के बारे में बात की थी? जब EOS 04 की थी। जब EOS 04 कौन से ऑर्बिट में गई थी? पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में गई थी। उसका ऑल्टीट्यूड कितना था? ऑल्टीट्यूड हाइट कितना था? 529 किलोमीटर नहीं था? याद नहीं, पता नहीं। देखो फिर किताबें किस लिए लेकर आए हो? यही था, मैं श्योर हूं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। तो जो आपका SSLV है वो आपका ऑल 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल है। साथ में ये 500 kg का जो वेट है वो लेकर जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, और 300 kg का वेट ही लेकर जा सकता है टू दी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। एक तो हो गया लो अर्थ ऑर्बिट, नॉर्मली आपका इक्वेटर के पास भी हो सकता है, इक्वेटर से हल्का सा ऊपर भी हो सकता है। एक हो गया सिर्फ और सिर्फ पोलर वाले एरिया में। तो जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स है वहां पर ये कम से कम 300 kg का वेट लेकर जा सकता है। ध्यान रखेंगे किस ऑर्बिट के बारे में पूछा गया है, कितना वेट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या ये व्हीकल है, क्यों ये है, सबको क्लैरिटी है? चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा फिर। The purple revolution is associated with the cultivation of which crop? Lavender, blueberry, mulberry या फिर none of the above? मलबरी वाले कितने हैं? मलबरी इज अ टाइप ऑफ सिल्क। आप मलबरी कह रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेवेंडर है। हाँ, द आंसर इज लेवेंडर कल्टीवेशन। बट क्वेश्चन अब ये है कि न्यूज में क्यों था? क्योंकि J&K में अभी फार्मर्स की इनकम को ज्यादा करने के लिए इस कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है थ्रू दी कौन सा मिशन? थ्रू दी अरोमा मिशन। अरोमा मिशन इज स्पेशली फॉर दी एरोमेटिक प्लांट्स। लेवेंडर पर्पल कलर का है, होता है इसीलिए पर्पल रेवोल्यूशन के नाम जाना जाता है इसे। देखा किसने लेवेंडर? देखा है तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ठीक कर देना। चलो, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इस मिशन को, अरोमा मिशन को इंप्लीमेंट करने की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? CSIR के साथ भी कोई और है? CSIR एंड ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ सेंटर में है इसका। तो इन दोनों ने मिलकर ही डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, लेवेंडर कल्टीवेशन को और जो बाकी हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको भी हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी है सभी को? इंडिया में कितने टाइप के सिल्क पाए जाते हैं? मुझे वैरायटी ऑफ सिल्क बताएगा कोई? 4 या 5? 5 नाम? टेरीन, टसर, मूगा, मलबरी की हो गया, और 4 है? 4 ही हैं। एक है एरी, मूगा, टसर, मलबरी। सबसे अच्छा सिल्क की क्वालिटी किसमें है? मलबरी में। चलो
आ जाओ नेक्स्ट आएंगे जरा। हाँ, रिसेंटली इट वॉज फाउंड दैट चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ऑन पेगोंग सो। कहां पर है पेगोंग सो? लद्दाख। क्या ये पूरी की पूरी इंडिया के पास है? नहीं, 1/3 इंडिया के पास है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस ब्रिज। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड मोर देन 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द फिंगर 8 ऑन द लेक्स नॉर्थ बैंक। हम ध्यान रखेंगे इसको, थोड़ा देखो आप लोग इस डायग्राम को। ये जो पूरी की पूरी लेक है इसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। जो फिंगर 8 वाला एरिया है जो कि दिख नहीं रहा है फोटो में, वो है आपका चाइना वाली साइड, और ये वाली साइड है आपकी इंडिया वाली। इंडिया कहता है कि जो एक्चुअल में LAC है वो है आपका फिंगर 8 के पास, लिखा हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया के हिसाब से। लेकिन चाइना के हिसाब से ये कौन सी लाइन है? फिंगर 4 वाली। तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो ये एरिया है, दैट इज द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक बात है। तो अभी जो चाइना है उसने फिंगर 8 के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर हल्का सा जाते ही एक ब्रिज बनाया है ओवर दिस लेक, ताकि इसके जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, वो काफी आसानी से आ जा सके। ठीक बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन आता है कि दिस ब्रिज इज ऑन दी विच साइड ऑफ द फिंगर 8 या फिंगर 4। तो ये टोटली आपका ईस्ट में ही है। ये जो लेक है आपकी, इसका 1/3 जो एरिया है दैट इज विद इंडिया एंड 2/3 एरिया इज विद चाइना। ये कैसी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है? सॉल्ट वाटर लेक है। इतने ग्लेशियर्स के होने के बावजूद भी, ग्लेशियर्स आर मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। इतने ग्लेशियर्स के होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें क्या मिलती है? सॉल्ट वाटर लेक। क्या सिर्फ इकलौती यही लेक है यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर है? एक और है जम्मू एंड कश्मीर में, सो मुरीरी। वो भी क्या है आपकी एक, हाँ सॉल्ट वाटर तो है, रामसर साइट है वो एक। ठीक बात है। चलो सेकंड देखो जरा, पेगोंग सो एंड एंडोरिक लेक। क्या मतलब होता है एंडोरिक का? एंडोरिक लेक क्या होती है? पहले से एग्जिस्ट करती है, जिसमें कोई रिवर नहीं आती, जिसमें से कोई रिवर नहीं निकलती, दोज आर कॉल्ड द एंडोरिक लेक्स। जैसे वूलर लेक है हमारी, वूलर लेक कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम, है ना? तो वो एंडोरिक लेक नहीं होगी, क्योंकि उसमें से एक रिवर एंटर कर रही है, दूसरी रिवर, वही रिवर वहां से जा भी रही है। हम लोग डेड सी देखा था, क्या डेड सी एंडोरिक सी था? वहां पे कौन सी रिवर आ रही थी? जॉर्डन रिवर आ रही थी। ठीक बात है। चलो, तो इज 135 किलोमीटर लॉन्ग, ऑफ विच मोर देन 2/3 इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। आया ना? यस, इट इज अंडर द चाइनीज कंट्रोल, 2/3। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी आंसर। चलो नेक्स्ट, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी पढ़े भारत कैंपेन। पढ़ो जरा इसको। पहला कहता है इट इज अ 365 डे कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर ये गलत है तो फिर क्या चीज गलत है इसमें? मिनिस्ट्री सही लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, सेकंड पढ़ो जरा, इट विल फोकस ऑन चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8। बाल वाटिका से लेकर 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। ये क्या करेंगे इस कैंपेन में? हाँ, जो बच्चों की एज है उसके हिसाब से उनको रीडिंग करने के लिए बुक्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि सिर्फ सिलेबस का ही उनको मतलब ना पता हो, उसके अलावा जो और बुक्स हैं उनको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि रीडिंग एक ऐसा स्टाइल है, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा रहा है बचपन से ही, उनका जो नॉलेज लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज बच्चे जिनको पढ़ने का शौक नहीं होता।
तो जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से बताई जाएं बच्चों को। तो इसके लिए 100 दिन का कैंपेन चलाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of January to 10th of April। ठीक बात है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 2 ओनली। इसको आप ठीक कर लेना, इसमें सी लिखा हुआ है। द आंसर शुड बी बी। मिसप्रिंट है, ऐसे मत देखो, गलती हो जाती है। हाँ जी, चलें आगे, चलें सर आगे। चलो, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF, ITU। न्यूज में क्यों था ये? इंडिया टॉप रैंक्स में साइबर सिक्योरिटी में, सही बताओ। 10th रैंक है इंडिया का। इसका आंसर क्या लिखूं? ITU। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ये पहला ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक इंडेक्स रिलीज किया गया है बाय WEF। इससे पहले ये रिपोर्ट नहीं आती थी, अब से ये रिपोर्ट आया करेगी हर साल। तो आंसर इज WEF। होमवर्क लिखो, टॉप कंट्री, इंडिया का रैंक, बॉटम कंट्री और पैरामीटर्स। करके लेकर आएंगे। लेकिन रिलीज किसने किया है इसको? ITU ने नहीं किया है। साइबर सिक्योरिटी वाला भी WEF के पास ही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय WEF। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WEF। और कुछ किया इसने? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक। क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड बैंक कहां से? UNEP ना, EIU, इंटेलिजेंस यूनिट। इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ? क्लाइमेट चेंज कहाँ? इनके अलावा भी हो सकते हैं भाई, ये 4 ऑप्शन मैंने दिए ही नहीं। होमवर्क लिखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 3 रिलीज करता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 हैं जो कि इसको रिलीज करता है। अब याद आया? आया याद? अब होमवर्क क्या है तो मैंने बता दिया। होमवर्क है लेटेस्ट जो इंडेक्स आया था क्लाइमेट चेंज वाला, CCPI का, इंडिया का रैंक क्या था, पैरामीटर्स क्या थे। इंडेक्स बेसिकली है क्या? वो वाला जिसमें ये बताते हैं कि किसी कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना अच्छा काम किया है अपने पूरे देश में। और इसके जो पहले 3 रैंक होते हैं वो किसी कंट्री को नहीं मिलते, क्योंकि किसी ने उतना अच्छा काम किया ही नहीं होता क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, है ना। तो ये देख कर आएंगे लेटेस्ट वाला कौन सा है, इंडिया का रैंक कितना है। आ जाओ नेक्स्ट। Recently on which river India and Nepal are building a bridge which will connect these 2 countries? महाकाली। ठीक है, महाकाली रिवर को इंडिया में क्या बोलते हैं? काली। काली बोलते हैं इसको नेपाल में, या महाकाली जो भी है। इंडिया में आके इसको बोलते हैं शारदा रिवर। इंडिया में इट इज नोन एज दी शारदा रिवर। शारदा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शारदा, इज ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, एंड घाघरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मैं ड्रॉ कर रही हूं मैं इसको। यहां से इंडिया नेपाल का बॉर्डर है ये,
यहाँ से इंडिया में एंटर करी, यहाँ तक इसको कहते हैं काली या महाकाली। इंडिया में जैसे एंटर हुई इसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, शारदा। शारदा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। घग्गर नहीं है, ध्यान रखना, घग्गर आपका हरियाणा में है, जो कि मॉनसूनल रिवर है। ये आपकी पेरेनियल रिवर है, पूरे साल पानी रहता है इसमें। और घाघरा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। हाँ जी, हाँ डिस्प्यूट इसीलिए है क्योंकि जहां पर भी ना बाउंड्रीज नेचुरल होती हैं वहां पर दिक्कत हमेशा रहती है, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। क्या हो गया भाई, खांसी आ रही है उसको कह रहा है। ये हमारे माइक की वजह से हो रहा है। हाँ आप क्या कह रहे थे, हाँ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट है क्योंकि जहां पर भी बाउंड्रीज नेचुरल होती, तुम यहाँ ध्यान दो वो अपने आप कर लेगा ठीक। जहां पर ही बाउंड्रीज नेचुरल होती हैं, क्योंकि जो रिवर है अपना कोर्स चेंज करती रहती है, और अगर अपना कोर्स चेंज करेगी तो कुछ टाइम बाद, 100 सालों बाद, 200 सालों बाद जो एरिया है वो जो पहले नेपाल के पास था, दैट कम इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये उल्टा हो सकता है ना। तो डिस्प्यूट रहता है इसमें। कौन सी जगह है जहां पर डिस्प्यूट इंडिया नेपाल का, सर आप बताइए मुझे, कहाँ कौन सी जगह पर डिस्प्यूट है। काला पानी जगह पर डिस्प्यूट है, मेनली इंडिया नेपाल के बीच में। काला पानी हो गया, लिम्पियू धुरा हो गया, है ना। तो वो सारे जो रीजन हैं ये सारे सारे डिस्प्यूटेड है इंडिया नेपाल के बीच में। और ये जो रिवर है वो कौन से दो जगहों को, ब्रिज जो है दो, कौन दो जगहों को जोड़ेगा, धारचूला रीजन ऑफ नेपाल, धारचूला रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। क्या ये बन चुका है या बनेगा, बनेगा अभी, इनॉग्रेशन नहीं हुआ इसका। हाँ विद रेफरेंस टू AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पहला इट अकर्स, पहली बात तो होता क्या है, कौन बताएगा व्हाट इज AMR, कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द AMR। हाँ जी, हाँ व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ड्रग्स। आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आपने कोई एंटीबायोटिक ली, लेकिन उस बैक्टीरिया को वो नहीं मार पाई, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है उसको ऑलरेडी पता है कि ऐसी कोई ड्रग एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए उसने अपने आप को पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और ये होता कब है, जब हम लोग विदाउट दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर मेडिसिन ले लेते हैं। सिर दर्द हुआ, कॉम्बिफ्लैम ले ली, क्रोसिन ले ली, पैरासीटामोल ले ली, या फिर खुद ही आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये बीमारी है, आपने नेट पे सर्च किया कि बीमारी की दवाई कौन सी है, आप फार्मासिस्ट पे गए और उसने आपको दवाई दे दी, आपने ले ली। तो होता क्या है इससे कि हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज, वायरस या फंगाई हैं, उन मेडिसिन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, उन ड्रग्स का उनके ऊपर कोई भी फिर असर होना बंद हो जाता है। जैसे पहले हमारे यहाँ पर होती थी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद क्या आई, टीबी के लिए हम लोग एक ड्रग यूज करते थे जिसका नाम था रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन इज द ड्रग यूज्ड फॉर द टीबी की ट्रीटमेंट। अब जो टीबी का बैक्टीरिया है, लोगों को कम से कम 6 महीने के लिए टीबी का ट्रीटमेंट चलवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं डॉट्स प्रोग्राम। लेकिन वो ठीक तो 3 महीने में हो जाते हैं, दवाई फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन कोर्स पूरा कितना होता है, 6 महीने का। आप चाहे दवाई किसी भी चीज की ले, खास करके जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका कोर्स आपने पूरा करना ही करना होता है। चाहे आपने 1 दिन में ठीक कर लिया अपने आप को, चाहे 2 दिन में ठीक कर लिया, अगर कोर्स 10 दिन का है तो 10 दिन आपने दवाई लेनी होती है। अदरवाइज होता क्या है, वो जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में जो हल्का सा और प्रेजेंट रह गया है बाय चांस, उसने अपने लिए एक रेजिस्टेंस पैदा कर ली है रिगार्डिंग दैट ड्रग। अगर दोबारा से बैक्टीरिया की हम लोगों ने देखी कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारी बॉडी में, और वही ड्रग हम लोगों ने दोबारा ली, तो ड्रग कोई भी उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो पहले टीबी आया,
उसके लिए रिफैम्पिसिन लेते थे, फिर उस पर काम करना बंद कर दिया। फिर क्या आया आपका MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसके लिए स्पेशली ड्रग निकाली गई जिसका नाम था बेडाक्विलिन, BEDAQUILINE, बेडाक्विलिन। उससे भी काम नहीं चला लोगों का। अब आ रखी है XDR, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, कि आप कुछ भी कर लो, किसी भी ड्रग का उसके ऊपर असर होगा ही नहीं। ठीक बात है। तो इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि किसी भी ड्रग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर हो जाना बंद हो जाता है। ठीक बात है। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगाई है। देखो पहली स्टेटमेंट, इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स। यस, एक होमवर्क लिखो, व्हाट इज द लास्ट अवेलेबल एंटीबायोटिक? व्हाट इज द लास्ट अवेलेबल एंटीबायोटिक? कि अगर इसके खिलाफ अगर बैक्टीरियाज ने रेजिस्टेंस पैदा कर ली तो हमारे पास कोई भी ड्रग नहीं बचेगी किसी भी बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, चलो सेकंड, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ह्यूमंस ओनली। फॉल्स, एनिमल से भी होता है। WHO has declared that AMR is one of the top 10 global public health threats facing humanity. डिजीज से बच लेंगे पर ड्रग से कैसे बचेंगे? ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर? 1 and 3, सी ऑप्शन रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि एक ग्राम रिपोर्ट आती है, ग्राम रिपोर्ट, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रिपोर्ट, नीचे लिखी हुई है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कौन पब्लिश करता है इसे? WHO करता है, लिखा ही हुआ है सामने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके की यूनिवर्सिटी है जो कि इसको पब्लिश करती है हर साल। अभी जनवरी में इसको पब्लिश किया गया था, तभी ये न्यूज में था। इसी ने कहा था ये कि जो पूरा वर्ल्ड है वो सबसे ज्यादा थ्रेट फील कर रहा है, दैट इज रिगार्डिंग दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक बात है, चलें आगे। सबको पता लगे AMR क्या है, क्यों होता है, और किसको, इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं? क्या तरीके हैं ठीक करने के हैं? हाँ, दवाई ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के, और एंटीबायोटिक्स ज्यादा ना लें, एंटीबायोटिक्स उतने ही लें जितने डॉक्टर ने बताए हैं, खुद प्रधान नहीं बनना। आ जाओ नेक्स्ट। ऑन विच डे, अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था वैसे तो, बट ये क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ऐसी कोई मिनिस्ट्री है हमारे पास? एक्सटर्नल अफेयर्स। एक ही बात है वैसे तो, बट चलो ओके। क्या ये हर साल मनाया जाता है या 2 साल में अगर मनाया जाता है? हर 2 साल में अगर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? गांधी जी उस दिन आए सी 1915 में। कहाँ से आए थे वो? साउथ अफ्रीका से। इसकी थीम क्या है इस साल वाली? कहीं तो फंसे। ऑप्शन है आपका, हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा कि, चलो यार बता ही देती हूँ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जितने भी NRIs हैं, OCIs हैं, उनको हम लोग बुला रहे हैं बेसिकली कि आप हमारे देश में वापस आ जाइए और हमारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कीजिए, ना कि किसी और कंट्री की ग्रोथ में। तो जो ब्रेन ड्रेन हम लोगों ने कर दिया है, वी आर टेकिंग अगेन दी ब्रेन गेन। दोबारा आ जाओ प्लीज, अब प्लीज ही बोल सकते हैं, आ जाओ। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। विद रेफरेंस टू नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कब मनाया जाता है ये?
24 जनवरी। पहला ऑप्शन, दिस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस इंडिपेंडेंस। यस, यस वाले कितने हैं? नो वाले कितने हैं? तो अगर ना है तो कब से मनाया जा रहा है सर? आपका नाम क्या है लास्ट में? आप ही का? मनप्रीत। मनप्रीत, क्या आंसर है इसका? क्या मतलब ईयर कब से मना रहे हैं हम लोग इसको? हैं? ये नहीं पता, लेकिन ये सही नहीं है। जिंदगी में ये चीज नहीं करनी, ये पता है, क्या करना है ये नहीं पता, वही वाला आ रहा है। बट सही है कि हम लोग इसको इंडिपेंडेंस के बाद से नहीं मना रहे, बहुत लेट होना हम लोगों ने इसको शुरू किया है। सेकंड ऑप्शन देखो जरा, इट इज एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड, क्या है ये, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सही है, दिस इज रिगार्डिंग द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। मना कब से रहे हैं हम इसको? 2008 से मना रहे हैं इसे। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली INS एयरक्राफ्ट कैरियर while which is serving in Indian Navy presently? विराट, विक्रांत, विक्रमादित्य, नोटा। विक्रमादित्य हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ऐसे शिप्स जहां से हम लोग एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जहां पर वो लैंड कर सकता है, INS विक्रमादित्य। दूसरा कौन सा बना रहे हैं हम लोग? INS यूनिक। विराट तो रिटायर हो गया, INS विक्रांत दोबारा बना रहे हैं। ठीक बात है, चलो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया में सबमरीन्स कितनी तरीके की होती है चेतन? बहुत सारी होती है पूछो मत, बस। दो होती हैं, डीजल पावर्ड और न्यूक्लियर पावर्ड। इंडिया में देर आर 3 टाइप्स ऑफ सबमरीन्स। एक है आपकी SSK, मैं लिख रही हूँ, लिखते रहो साथ साथ इसे। एक है SSK, एक है आपका SSN और एक है आपका SSBN। पेपर में क्वेश्चन आता है, दीज आर दी टर्म्स इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ वेपन्स? तो दिस इज रिलेटेड टू सबमरीन्स। SSKs वो सबमरीन्स हैं आपकी जो कि डीजल पावर्ड है, डीजल या इलेक्ट्रिक पावर्ड, जिसमें आपका कालवरी क्लास आ गया। कालवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 आई। SSN वो हैं जो कि न्यूक्लियरली पावर्ड है। कौन आ गया इसमें? INS अरिहंत। इसमें INS अरिहंत नहीं आएगा, बट यस INS अरिहंत इज न्यूक्लियरली पावर्ड। वो किस में आएगा? SSBN में वो आएगा। ऐसी सबमरीन्स जहां से आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं SSBN, जो कि न्यूक्लियरली पावर्ड भी होती हैं और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इनमें होती हैं। समझ पा रहे डिफरेंस तीनों में? SSKs में आपकी कालवारी आ गई, आपकी सिंधु क्लास सबमरीन्स आ गई, इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSN INS चक्र, INS चक्र हम लोगों ने ली है रशिया से लीज पे। हर 10 साल के बाद हम अग्रीमेंट अपना एक्सटेंड कर लेते हैं। तो INS चक्रा इज फर्स्ट इंडिया की न्यूक्लियरली पावर्ड सबमरीन। और जो आपका SSBN है दैट इज INS अरिहंत, क्योंकि अरिहंत आपकी न्यूक्लियरली पावर्ड भी है और साथ में इससे आप बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं। ये अभी ऑपरेशन में है INS अरिहंत। हम दूसरी और बना रहे हैं, एक और INS अरिघात, ARIGHAT। INS अरिघात क्या है? अभी उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी उनको हमने नेवी में कमीशन नहीं किया है। अरिघात
ARIGHAT। क्लैरिटी है सभी को सबमरीन्स के बारे में? रहेगा याद? आ जाओ। अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा किसके बीच में है पश्चिम लहर? मालदीव्स, मालदीव्स, मालदीव्स लॉक कर दें? इंडिया मालदीव्स के बीच तो है ही नहीं है वाली। इंडिया मालदीव्स के बीच कौन सी है? एक्वेरिन। इंडिया सेशल्स के बीच कौन सी थी? लामितीय। पश्चिम लहर किसके लिए है? डी कर दो फिर। ऑप्शन क्या क्या है जरा देखो मैं भी। नेपाल और इंडिया के बीच कौन सी थी? श्रीलंका वाली। स्लाइड नेक्स्ट एक और थी, मित्र शक्ति। नोटा कर दो फिर। आंसर नोटा ही है, लेकिन ये बताओ ना कि अब करता कौन है इसको? है हाँ, ये इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सभी चारों की एक्सरसाइज है, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है सारी इनके बीच में, ये इंप्रूव हो सके। और ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया का नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड, जो कि कहां पर है आपका? वेस्ट में। हाँ जी, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम ईस्ट में, वेस्ट में है? होमवर्क लिखो जरा। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी? 3 है या 4 है, पता करके आना। स्पेशली पता करके आना अंडमान निकोबार वाली की। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। नोटा, लेकिन पश्चिम लहर, पश्चिम वेस्टर्न कमांड ऐसे याद कर लेना। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान? ओके, ऑप्शन बी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि एशियान जो है ये बना कब था? 1967। इसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? 10। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे इसके? मत याद करना, कोई बात नहीं, इतना टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन 10 हैं ये पता होना चाहिए। कौन कौन सी 10 हैं? ये देखो, मैप के थ्रू करेंगे आपके। ऊपर से इनके ना आप ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ भी अरेंजमेंट ध्यान में रखना। म्यांमार इंडिया के साथ लगता हुआ, एशियान का मतलब ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशिया वाले ही रहेंगे, साउथ ईस्ट वाले रहेंगे। म्यांमार दिख रहा है आपको? आपको कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपाइंस, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। पापुआ न्यू गिनी नहीं है, मॉरिशियस नहीं है। मॉरिशियस प्लस मलेशिया दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। मॉरिशियस, मालदीव्स और मलेशिया, ये तीनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। मॉरिशियस कहाँ पे है? वो तो लेफ्ट साइड है, काफी साइड है। मलेशिया इस साइड है, मालदीव्स भी थोड़ा सा उसी साइड है, श्रीलंका के वाली पास वाली साइड। याद रहेंगे 10 कंट्रीज। चलो नेक्स्ट, परिवेश पोर्टल। अभी रिसेंटली एक चीज न्यूज में थी कि MOEFCC ने ये बोल दिया है कि जितने भी आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज हैं, वो जो भी कंपनीज उनके प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं, उन्होंने क्लियरेंस किस हिसाब से दिया है, क्यों दिया है, कितने दिनों में दिया है, कंपनीज के पास क्या क्राइटेरियाज हैं प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को सबमिट करवाने के लिए, वो सब कुछ हमें ऑनलाइन चाहिए है। और ऑनलाइन कहाँ पर अपलोड होंगी वो सारी चीजें? परिवेश पोर्टल पर। हमें पता है इंडिया में कंसेप्ट है EIA का, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, चाहे डैम बनाया, चाहे आपने कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लेकर आए, चाहे आपने कोई इंडस्ट्री लगाई,
उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको असेस करने के लिए जो पूरा फिनोमिना है दैट्स कॉल्ड द EIA, दैट कम्स अंडर द EPA 1986। इस एक्ट के तहत हम लोगों ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि देयर शुड बी सम कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए वाले वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमें EIA करवाना ही करवाना है, जिसमें क्या आ गए आपके लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपके क्या आ गए बड़े बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स। तो इनके लिए पता करने की जरूरत है ही नहीं कि EIA चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए है भाई, कैटेगरी ए में है क्योंकि वो। बी के भी दो पार्ट्स हैं, B1 और B2। अगर B1 में है तो आपको क्या करना है, स्टेट अथॉरिटीज विल प्रोवाइड द EIA असेसमेंट। अगर B2 में है कोई प्रोजेक्ट तो फिर उसके लिए EIA नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो कोई भी कंपनी जब प्रोजेक्ट लगाने जाती है तब उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कहाँ पर वो प्रोजेक्ट को लगाए, कितनी लैंड को उसने क्लियर करना है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने एरिया में उसने अपना पूरा बिजनेस फैलाना है। ये पूरी रिपोर्ट आप सबमिट कराएंगे टू दी परिवेश पोर्टल। वहाँ पर मिनिस्ट्री के पास चली जाएगी, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपकी पूरी साइट को देखने के लिए आएंगे और फिर अल्टीमेट डिसाइड करेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। ठीक बात है? तो दैट्स दी परिवेश पोर्टल। आंसर क्या रहेगा इसका जरा बताओ, एक मिनट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अप्रूवल, चारों ही ऑप्शन कैसे हैं आपके? ठीक है, टैक्स वाला है, तो आंसर वुड बी ए। तो ये हम ध्यान रखेंगे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में?